सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक वंस अगेन। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में कुछ ही लम्हों में पहुंचने वाला है और जिस तरह से हम बात करें कि ये एक बड़ी सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है, इम्कानात है कि MOUs इस हवाले से साइन भी किए जाएंगे और इसके असरात क्या होंगे, किस तरह से पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, जो हम देख रहे थे एक टर्मोइल है जो देखा जा रहा था, अब वो क्या अब हम एंडिंग की जानिब रवां दवा हैं और इस सरमायाकारी से ख़ास तौर पर आवाम को फौरी तौर पर क्या रिलीफ मिल सकता है, इस पे हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे, अभी हमें ज्वाइन किया है आबिद सुलहरी साहब ने और खाकान नजीब साहब ने। ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। आगाज़ करूंगी आबिद सुलहरी साहब आपकी जानिब आती हूँ और जिस तरह से ये जो वफ्द आ रहा है तिजारती वफ्द, 50 इसमें मुख्तलिफ नुमाइंदे होंगे कंपनीज़ के और 30 कंपनीज़ कहा जा रही हैं कि वहाँ के जो ये नुमाइंदगान हैं यहाँ पर शरीक होंगे। किस तरह से देख रहे हैं इस विज़िट को और जो सरमायाकारी हैं को लेकर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये होने जा रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये फॉलोअप मीटिंग है जो पहले डेलीगेशन एक आया था और हमने देखा कि बड़ा हाई पावर डेलीगेशन था जिसमें कि सऊदी जो ऑल रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज जो थे, मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स वो उसमें मौजूद थे, उसमें बिजनेस मैन मौजूद थे और अब ये एक फॉलोअप जो है वो हो रहा है। MOU साइन हो जाना जो है वो तो हर दौर में होते रहे हैं और हमें कभी भी फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए हो जाती हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो फिर उन MOUs के का फॉलोअप होता है जिसमें कि दोनों जानब से जो फोकल पर्सन हैं, जो फोकल मिनिस्ट्रीज हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करें, जो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए और उसमें अगर कोई हर्डल्स आती हैं तो उन हर्डल्स को ख़त्म किया जाए। एग्रीकल्चर अपनी टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज और मौसम जो हैं साजगार, उनका एक कॉम्बिनेशन बना सके ताकि इस वक्त जो पूरी दुनिया में फूड सिस्टम से खतरे का शिकार है, जैसा कि हमने देखा पिछले एक महीने में 2 दफ़ा UAE जो था वहाँ पे सैलाबी सूरत पैदा हो गई। पिछले हफ्ते में सऊदी अरेबिया में भी कुछ इसी तरह का सिलसिला बन गया था। इस वक्त कीनिया जो है वो डूबा पड़ा है, टेक्सास जो है वहाँ पे सैलाब आए हुए हैं। तो पूरी दुनिया एक बड़ी अनसर्टेनिटी से गुजर रही है और उसमें एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है, खुराक की फ्राहमी मुतासर हो रही है और सऊदीज जो है वो डेफिनेटली गल्फ कंट्रीज वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जहाँ जहाँ पे भी वो एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन कर सके वो करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो मिनरल डेवलपमेंट है और मिनरल जो है ये सिर्फ रवायती मिनरल्स नहीं बल्कि मिनरल को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है, चूँकि जो फॉसिल फ्यूल से हटेंगे इस वक्त आपको निकल की ज़रूरत है, कॉपर की ज़रूरत है, कोबाल्ट की ज़रूरत है, लिथियम की ज़रूरत है, ताकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो बैटरीज बनानी है उनके लिए जो मिनरल दरकार है उनमें इन्वेस्ट किया जा सके। ये दो जो है और तीसरा जो कि एक लॉन्ग नेगोशिएटेड मंसूबा है रिफाइनरी का, उस पर भी बातचीत होने की तवक्को है। लेकिन मैं यहाँ पे जो वर्ड ऑफ कॉशन देना चाह रहा हूँ ये है कि हमें अपनी पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखना होगा जब हम इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का जिक्र करते हैं। जैसे अभी एक महीना पहले SIFC की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई कि एक चाइनीज कंपनी जो है साइनो सोलर वो मुल्क में सोलर पैनल बनाने जा रही है और उसके साथ ही फिर एनर्जी डिवीजन की जानिब से ये बातचीत शुरू होगी कि सोलर पैनल्स पे कोई टैक्स मुतवक्को है। फिर जब टैक्स पे शोर मचा तो फिर वो नेट मीटरिंग पे बात आना शुरू होगी कि सोलर एनर्जी को जो है डिस्करेज किया जाए, चूँकि IPPs का खसारा बढ़ता जा रहा है, उनको जो पेमेंट करनी है। तो जाहिर है कि ऐसे में कोई भी जो इन्वेस्टर होगा वो बहुत ज्यादा कॉशियस होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा और ये इसी तरह की मेरे ख्याल में SIFC को यही पॉलिसीज इशूज और यही विजन देना है। खाकान नजीब साहब, एक जो बड़ा लोग तकाबुल करते थे कि इन्वेस्टमेंट मगरिब से भी आती है, वेस्टर्न इन्वेस्टर होता है और हमारे मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स है बशमूल सऊदी अरब के, क्या फ़र्क होगा इन दोनों की मतलब इन्वेस्टमेंट में?
मतलब है बाज़ लोग कहते हैं कि जी वेस्टर्न इन्वेस्टर जो होता है उसके पास ज़्यादा एफिशिएंसी की गुंजाइश होती है, ज़्यादा मतलब है उसके पास जो है मैनेजमेंट का एक तजर्बा होता है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी बहुत जदीद लेकर आते हैं। और मिडल ईस्टर्न जो इन्वेस्टर है वो लोडेड विद मनी होता है, लेकिन उसके पास उस तरह की एक्सपर्टीज़ की ज़रा सी कमी होती है। जी अगर मैं एक सेकंड स्टेप बैक करूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मुल्कों को खुद अपना अहाता करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हुए हैं जब भी वो इंगेज करें बाहर के ममालिक के साथ। पहली बात तो ये कि जिन मुल्कों ने भी ईस्ट एशिया में तरक्की की है, और चाइना आपके बेहतरीन दोस्त हैं, एंड इंडिया जो आपका नेबर है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो टू जीडीपी कम से कम 30% के करीब ले गए हैं। अब पाकिस्तान में आज ये रेशियो जो FY23 क्लोज हुआ वो 13.6% है। ये 2008 में 18% था। तो पहले तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट की शरह पाकिस्तान में पिछले 20 साल में बदतदरीज कम होती रही है, इसीलिए आप ग्रोथ नहीं कर पाए, और पाकिस्तान में जो इस वक्त की हालात हैं उसका ये बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो का नीचे जाना है। दूसरी बात यह है कि इसके जो 3 जुज हैं उनको समझ लेते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे PSDP के प्रोजेक्ट्स और एनुअल डेवलपमेंट प्रोविंसेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये 4% था जीडीपी का, आज 2.3% रह गया है, तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट टूट गई। अब आ जाइए पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, वो भी कम हुई है। आप अगर इस साल की फिगर्स देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बदतदरीज पाकिस्तान में कम हुआ है। सो FDI एक ऐसा आंसर है जो पिछले 10 साल से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका फिगर है 1.5 से पौने 2 अरब डॉलर का पाकिस्तान में। 2007 में 8 अरब डॉलर की बातें हो रही थी। सो हम ये भी नहीं कर पाए। सो एक तो बड़ी क्लैरिटी है कि ये काम ज़रूरी है करना, इसलिए कि इसी से ग्रोथ क्रिएट होती है। अब इसके अगर हम बाकी 2 जुज़ पे भी बात कर लेंगे, पर जहाँ तक FDI का ताल्लुक है, एक तो FDI पाकिस्तान में आने के लिए हमें हर जगह पे जहाँ लाना चाहें, माइंस एंड मिनरल्स में आपने जब रेकोडिक को सीधा किया तो आपको रेकोडिक में एक कंपनी कनेडियन जो कि BHP और बारेक गोल्ड, ये दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उसकी एक इन्वेस्टमेंट आ गई, एक काम शुरू हो गया। याद रखिए द फ्यूचर इज कॉपर, बिकॉज EV में सारा कॉपर ही इस्तेमाल होता है, और अल्लाह की मेहरबानी है कि कॉपर रिच रिसोर्सेज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद हैं। सो गॉड इज़ वेरी काइंड टू अस। ये तो एक बात हो गई। अब उसमें एक रेकोडिक में, चूँकि मैं जानता हूँ कि देयर इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ द सऊदी अरेबियन कि वो उसमें इन्वेस्ट करें, बारेक ऑल्सो वांट्स कि कोई आ जाए पार्टनर। 25% का शेयर है इस वक्त हमारे पास। सो हमें बड़ी केयरफुली इसका एनालिसिस करना है। दिस इज़ कॉपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो इस वक्त दुनिया में है। ये मतलब इट्स लाइक ग्रेट कमोडिटी। सो हमें देखना है। मैं हमेशा परेशान होता हूँ कि क्या इन्होंने हम टेक्निकल चीज़ें देख ली हैं कि इसकी क्या आज कैश फ्लो है, जो पैसे आज मांगने हैं, इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ये बातें मैं इसलिए करता हूँ कि जब हम वक्त गुजार देते हैं फिर रोते रहते हैं कि यार वीट को देखा नहीं, कितनी आई कितनी गई। सो आज देखिए ताकि कल को इस पे भी कोई चीज़ ना खड़ी हो। और मुझे कोट कर लें आप, DCF वैल्यू यानी कि इसके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या बनेंगे। आज जो 25% हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के पास है और 25 बलूचिस्तान हम क्या बेचने जा रहे हैं, तो पहला तो ये अहाता कर लें। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर में आमिर भाई बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। हमारी नीड क्या है एग्रीकल्चर में? हमारी नीड है मैकेनाइजेशन, हमारी नीड है यील्ड्स को बेहतर करना, क्योंकि हम पाकिस्तान में जहाँ खड़े हैं आमिर साहब, बहुत आपने सही ये बात की कि टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि वीट हम 3 टन पर हेक्टर बनाते हैं तो आयरलैंड 10 बनाता है। कॉटन हम 567 ग्राम्स पर हेक्टर बनाते हैं तो चाइना 2000 बनाता है। सो वी रियली नीड अ बूस्ट के मैकेनाइजेशन। ऑफ कोर्स वो पैसे से भी आती है पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र से भी आती है। तो क्या हमने जो एंगेजमेंट करनी है उस पर क्या इतना होमवर्क हो गया है जिसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हों कि व्हाट इज़ इनकमिंग। अब इससे आगे चलते हैं सर्विस साइड पे। अगर IT और ITES में, क्योंकि जो 2030 का
क्राउन प्रिंस का विजन है टू चाहे वो एडटेक हो, एडटेक को ही ले लें कि वो चाहते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी मिलाकर हेल्थ में वो अपने एक नई सिटी बनाएं। क्या हम उसमें आईटी और आईटीएस में अपना रोल प्ले कर सकते हैं? तो उसको देख लें कि वो कैसे करना है। जो भी पैसे आने हैं ये भी याद रखिए कि आज 500-600 अरब चाइना का वापस करना है जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट आई है। That's why I take this very seriously because इसका डिविडेंड भी वापस जाना होता है, प्रॉफिट भी वापस जाना होता है। जो खान साहब ने सॉरी मैं वो कह रहा हूँ, छलांग लगा रहा हूँ बीच में। अच्छी बात तो ये कि देखें, हम कोई भी सवाल करें जवाब देने वाले की मर्जी पे होता है कि वो क्या जवाब देगा, और बड़ा मुदल्लिल जवाब दिया आपने। सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा उसके ऊपर। वो भी बहुत अहम चीज़ है कि जो तकाबुल में करवाना चाह रहा था कि इन इन्वेस्टर्स का। अच्छा, एक और बात, शाम साहब भी हमारे साथ ज्वाइन उन्होंने कर लिया है, और शाम साहब से मैं चाहूँगा कि ये जो मैंने इनसे पूछा था, इसको मैं दूसरे अल्फाज में बयान करता हूँ कि हमने ये देखा है कि जी जो मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स आए पाकिस्तान में, हमारे सामने दो बड़ी मिसालें। एक तो एतिसलात पीटीसीएल के उस प्राइवेटाइजेशन के लिए आई, आपको याद होगा, आपने बल्कि कवर किए होंगे तो शाम साहब, ठीक है ना। आज वो उस पर एक डिस्प्यूट है $800 मिलियन का, जो आज भी चल रहा है। कब से चल रहा है वो आज तक है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन हुई और अलजुमाया जो है उसने उसको लिया, और फिर उसका टर्न अराउंड के लिए अबराज को लेकर आए। तो वहाँ पर वो आ जाते हैं कि जी इन जो मिडल ईस्टर्न कंपनीज होती है, दे ऑपरेट इन अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट, और जब वो निकलती हैं पाकिस्तान जैसे ममालिक में काम करने के लिए तो उनको मुश्किलात का सामना होता है, चैलेंजेस का सामना होता है। कितना बड़ा चैलेंज होगा ये जब भी मतलब है कि सऊदी फंडिंग आए, यूएई की आए, पाकिस्तान को किन चीज़ों को यकीनी बनाना होगा कि कंपनीज जो हैं अच्छी तरह से काम कर सकें। जी इत्शाम साहब। देखिए आमिर साहब, आपने पीटीसीएल का जिक्र किया जिसे एतिसलात ने ले लिया था। एक मेरा ख्याल है चंद एक हमारी प्रॉफिटेबल कंपनियां थी जो बेच दी गई, वो लॉस में चल रही है आजकल, पीटीसीएल दे दिया गया। जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि वो झगड़ा अभी तक की बरस हो गए हैं। कितने $800 मिलियन वो जो नहीं पे कर रहे, वो कहते हैं जी जो तय हुआ था कि इनके साथ जितने ऑफिस हैं उनकी ज़मीनें हैं वो भी हमें दी जाएँ, वो अभी तक मादा तय नहीं हुआ। देखिए सारे मामले में जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आमिर साहब लग रही है, आप वो देख लें कि अप्रैल के आखिर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था रियाद में, जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। वहां गए थे तो वहां पे उनका जो 2030 का विजन है सऊदी अरब का, उसके इंचार्ज हैं मोहम्मद बिन मजीद। वो हम भी जो है ना उन पर बड़ा भरोसा करते हैं, वो मुशीर भी हैं, शाही ख़ानदान के भी वो बड़े करीब हैं। तो उन्होंने शबाशी साहब से उनकी मुलाकात करवाई, एक साइड पर बिठाया खबर के मुताबिक। उन्होंने कहा कि जो इनकी हमारी टॉप प्रायोरिटी हमारी इन्वेस्टमेंट की जहाँ उस पर पाकिस्तान आप रख लें और इनसे चीज़ें तय कर लें। तो वो कहा जाता है कि वहाँ पे जिस अंदाज से बातें तय हुई थी वहाँ वो चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं ख़ास तौर पे आमिर साहब वो इस तरह देख रहे हैं कि अब ज़माना इस तरह है कि वो चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास $200 बिलियन प्लस पड़ा हुआ है। वो एक $50 बिलियन तो उन्होंने आप देख लें हिंदुस्तान में ऑयल रिफाइनरी के लिए तैयार कर लिया। दूसरा अभी चाइना का जिक्र किया, देखें चाइना और हिंदुस्तान के हवाले से भी देखें कि ज़माना था नॉन अलाइन की बात होती थी, अब वो नॉन अलाइन ख़त्म हो गया, मल्टी अलाइन की बात होगी। बावजूद चाइना हिंदुस्तान की गवान की लड़ाई भी और फिर हिमाचल प्रदेश में भी उनका झगड़ा है, इसके बावजूद आप देखते हैं उनकी $125 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। तो वो सऊदी जो है वो कहते हैं वायबल प्रोजेक्ट लेके आए, लफ्ज़ यूज़ किया बैंकेबल प्रोजेक्ट, हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। तो अभी जो अच्छी बात हुई है ना, हमने हमेशा कहानियाँ डाली हैं, इस दफ़ा ये कि कहानियाँ नहीं डालेंगे। इसी वजह से MBS का विजिट भी डिले हुआ था, जो अब मेरी खबर के मुताबिक इस महीने आएंगे। इन्होंने स्पेड वर्क सारा कर लिया है, उससे पहले 2-3 जो उनके सऊदीज़ डेलीगेशन आए थे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि हम जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया था 2007-8 में आखिरी हमारी $5.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद से 100 बिलियन, 200 बिलियन, 600 बिलियन, 800 बिलियन, मैक्सिमम 1 बिलियन आई थी। अभी लोग कह रहे हैं कि इस पर ख़ास तौर पर कतर और UAE देख रहे हैं कि इसका आउटकम क्या होता है विजिट का। उसके बाद से प्लान कर रहे हैं कि हम भी पाकिस्तान में जाएंगे। इसी तरह आप कतर की बात करें ना, ये भी जो OIC की समिट थी उसमें साइडलाइन जो मुलाकातें उसमें शाम साहब उसमें मुलाकात भी हुई है सागडार साहब की कतरी वज़ीर आज़म से और कतरी वज़ीर ख़ारजा से, एनर्जी सेक्टर को लेकर डिस्कशन हुई है। ये भी कितना खुशाइंद है और इसमें भी आप देख रहे हैं कुछ पेशरफ्त होगी आने वाले दिनों में। देखें हम ना कतर के साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और वह बावजूद इस बात के कि एक ज़माने में अभी 3-4 साल पहले तक कतर का जो झगड़ा हुआ था, बाकी जो हमने देखा कि सऊदी अरब और इजिप्ट और जिसको कहना चाहिए बाकी ममालिक एक तरफ हो गए थे, UAE और कतर एक तरफ रह गया था। तो उसके बावजूद हमारे उनके साथ ताल्लुकात रहे हमारे,
और उस हवाले से तो एनर्जी के हवाले से, गैस और ऑयल के हवाले से हमारा उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त कोऑपरेशन है। वो भी अब देख रहे हैं कि ये जो मुलाकात का आपने जिक्र किया, इसमें भी यही बातें तय हुई हैं कि फोकस यही है कि भाई पाकिस्तान को इमीडिएट जो कुछ चीज़ चाहिए हम उन्हें दें। और सब एक बात कर रहे हैं कि जी वो गॉन आर द डेज जब एड दी जाती थी, पैसा कैश दिया जाता था, अब नहीं है। अब तो कहते हैं देयर नो फ्री लंच, आप प्रोजेक्ट लेके आएँ, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। उसकी वजह यह है कि इतनी दुनिया पड़ी है आमना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो कहा जाता है कि लोगों के पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, वो ढूंढते हैं। इवन वो कहते हैं कि वहाँ चले जाते हैं कि जहाँ जंगें हो रही हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को पैसा चाहिए। हमारे यहाँ जो है पोटेंशियल है, वो हमारे यहाँ वो कहते हैं सिर्फ कंसिस्टेंसी आप शो करें, बाकी हम आपके साथ चलेंगे। कंसिस्टेंसी मैटर करती है और वो ये स्टेबिलिटी की जहाँ पर हम बात करते हैं। आबिद सुलहरी साहब की जानिब चलते हैं। आबिद सुलहरी साहब, आसान अल्फाज में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये जो सरमायाकारी अगर होती है, इसकी समरात क्या देख रहे हैं और कितना मुआशी सूरत हाल जो हमारी है, मुआशी बहाली के लिए ये जो हम इक़दाम कर रहे हैं, इनको कितना आप देख रहे हैं कि ये बड़े इससे हम इस्तिफ़ादा करेंगे? आबिद साहब से हम इस हवाले से रिकनेक्ट करेंगे। खाकान नजीब साहब की जानिब चलते हैं। खाकान साहब, किस तरह से देख रहे हैं इसकी अवाम, ख़ास तौर पे अवाम की अगर बात की जाए, हम हमेशा जब कोई ऐसी खुशाइंद खबर आती है तो अवाम की नज़रें होती हैं कि फ़ौरी तौर पर उनको क्या रिलीफ मिलेगा। इसका आप शॉर्ट टर्म क्या देख रहे हैं कि क्या समरात होंगे और लॉन्ग टर्म भी? देखिए, आई थिंक अगर हम अगले 2, 4, 6 माह में भी कोई प्रोजेक्ट क्लोज करें, दैट सेंड्स अ वेरी गुड सिग्नल अबाउट पाकिस्तान। 2019 से ये एंगेजमेंट चल रही है और तब 20-21 अरब डॉलर की बात हुई, फिर बीच में डिफरेंट रकूम आती रही। जो लास्ट उनकी तरफ से आया था वो 5 अरब डॉलर है। कल पाकिस्तान ने फिर 10 अरब डॉलर की बात की है। जो 30 अरब डॉलर के करीब बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं वो SIFC ने पिच किए हैं। आई होप कि वो प्रोजेक्ट्स देख लिए होंगे उन्होंने। अब पाकिस्तान को एक ऐसी इकोनॉमिक वैल्यू प्रॉपोजिशन रखनी है इस विज़िट में कि आप MOU से आगे जाके, बिकॉज 2019 से ये सिलसिला चल रहा है और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ ये ख्वाहिश है अब कि कोई प्रोजेक्ट क्लोज किया जाए। Reko Diq probably is the easier one to close, but beyond that also, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट हो, कोई नई प्रोजेक्ट लगना हो, रिफाइनरी की बात शायद पेट्रोकेमिकल से तो निकल गई है, बट अदरवाइज ज़रूर चली गई है कि कोई और किस्म के केमिकल्स पे हो। ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो इस वक्त डेलीगेशन के साथ है, पाकिस्तान के जाने माने वाली शख्सियत हैं। ज़ुबैर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज़ आ रही है जी। ज़ुबैर साहब, कुछ रोशनी डालें कि ये जो वफ्द आया है सऊदी अरब का, किन किन सेक्टर्स में इनका फोकस होगा, क्या आप इससे तवक्को कर रहे हैं? जी देखिए, बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था और जो क्राउन प्रिंस के साथ जो उनकी हुई है, उसमें हमारी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए और इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने के लिए वो आए और अभी वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। तो अभी कल उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। एग्रो है, फिर आपका IT है, फिर आपकी एविएशन है, मतलब जितने भी आपके ख्याल में मैं जरा सा वो कि कौन से प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए कि जो आप उनके सामने पेश करेंगे कि जी ये कंपनीज हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये सेक्टर्स हैं? ज़ुबैर साहब, मेरे ख्याल में उनसे आवाज नहीं आ रही भैया। जी सर। जी ज़ुबैर साहब, वो मैं अर्ज कर रहा था कि कोई आप लोगों ने अपनी तरजीहात बनाई कि ये जो है हम लोग बुके पेश करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए इन सेक्टर्स में, इन कंपनीज में? जी देखिए, बेसिकली ये जो इधर जो आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने जो है कई, जैसे सबसे बड़ा जो सेक्टर हुआ है ना उनका फूड का है, वो फूड के शोबे में ज्यादा करना चाहते हैं। तो फूड के अंदर आप समझ लें चावल है, हर तरह की जो है अजनास, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला होगा। मैं समझता हूँ अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह बहुत इसके अच्छे निकाल। चलिए, अल्लाह करेगा। बिल्कुल अच्छी ख्वाहिश रखनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ में ज़ुबैर मोतीवाला साहब की हमें नहीं आ रही है। मैं दोबारा दरख्वास्त करूंगा PCR से कि दोबारा रब्ता कर लें। खाकान नजीब साहब की तरफ चलते हैं। खाकान साहब जी, आपकी बात में मैं मुखिल हुआ था, जारी रखिए बयान। जी कोई बात नहीं। सो वंस वी क्लोज समथिंग, ये पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा सिग्नल देगा
कि पाकिस्तान सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि IMF वर्ल्ड बैंक से बियॉन्ड जाकर कोई इन्वेस्टमेंट को क्लोज भी कर सकता है, बिकॉज बहुत अरसा गुजर गया हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्लोज नहीं किया। और एक सऊदी अरेबिया के साथ बियॉन्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू यूज़ मे बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं आपकी, 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, बेशतर जो हैं उनमें अवेलेबिलिटी है कि कोई काम किया जा सके, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, STZs हैं जिसको हम स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स कहते हैं। सो ऑब्वियसली एक अरे ऑफ थिंग्स है। खाकान नजीब साहब से भी हम रिकनेक्ट करते हैं सिग्नल इशू, और जिस तरह से देख रहे हैं मामला, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनमें सरमायाकारी के जो मौके हैं उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। खाकान नजीब साहब से रिकनेक्ट कर लिया। खाकान नजीब साहब कंटिन्यू करें। जी, मैं ये कह रहा था कि जब कोई प्रोजेक्ट हम क्लोज कर पाएंगे, दैट विल सेंड अ वेरी गुड सिग्नल अबाउट पाकिस्तान कि पाकिस्तान बियॉन्ड जस्ट engaging with the IMF और the multilaterals, हम ट्रेड के लिए, हम जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए, चाहे वो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हों, हमारी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हों, हमारी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हों, हम कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की पैदावार और मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ाई जा सके। पर ये बेस्ड इस चीज़ पे हो कि ये डिविडेंड वापस जाना है तो एक्सपोर्ट का जो हमारा फोकस है वो बिल्कुल ना टूटे। ये जो 28-29 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, इसी को जब तक 60 अरब डॉलर पे लेके नहीं जाएंगे, और जो 10-11 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की इनपुट हम करते हैं उसको नहीं तोड़ेंगे, तो ये जो सिलसिला बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है ये टूटेगा नहीं। क्योंकि आमिर साहब ने पूछा था कि शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर इज योर शॉर्ट रन एंड ओनली लो हैंगिंग फ्रूट। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता होता, पर चूंकि ये पूछा गया मैं उसका बड़ा क्लियरली जवाब देता हूँ, और कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है। कॉपर माइन भी शुरू करेंगे, 28-29 में निकलेगा जाके, ITES के भी ग्रेजुएट्स बनाने में, पर एग्रीकल्चर में भी खाकान नजीब साहब इस पर हमें इंपोर्ट करने की, अगर हम वीट की बात कर लें, ज़रूरत क्यों पेश आई? जिस तरह से पाकिस्तान अगर बात की जाए एक ज़राई मुल्क है, सर फहरिस्त है अनाज की पैदावार में, और फिर ये कहा जाता है कि जनाब आलमी मंडी में जो हमारी अनाज की पैदावार की बरामदात हैं या बरामद है, उसकी पूरी सलाहियत से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक वैल्यू एडिशन का भी कहीं ना कहीं फुकदान पाया जाता है। कहाँ पर कमी रह गई है? क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सोचना पड़ेगा, कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और क्या अब हम इस पे काम करें? चूँकि हम एग्रीकल्चर की भी हम बात करें कि जो वफ्त आ रहा है ये सरमायाकारी करने में, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर को भी ये देख रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर कोई इन दी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स ऐसी चीज़ है जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है, बिकॉज हम फंड के प्रोग्राम में होंगे तो बाकी चीज़ें शायद इतनी आसान ना हो ग्रोथ देने के लिए, बट एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आप अपनी पैदावारी सलाहियत, वीट में 1/3 है जो दुनिया का बेस्ट मुल्क है उससे कंपेयर करें, कॉटन में 1/4 है, शुगर केन में तकरीबन 60-70% पे हैं, मेज़ में भी यही पोजीशन है, राइस में भी यही पोजीशन है। सो ये अगर आप बढ़ाएंगे तो ना सिर्फ आप अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, और ये इंश्योर करना आमना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में आज भी स्टंटेड बच्चे इसीलिए हैं कि खाना सही नहीं मिलता, पाकिस्तान में मैल न्यूट्रिशन आज भी इसीलिए है। सो ये आपने सिक्योर करना है इन बच्चों को, बिकॉज ये कहना कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास यूथ हैं, पर यूथ की क्वालिटी और उनकी फूड इनटेक ही डेवलप करनी है हमने, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो एक तो ये बात आपकी दुरुस्त है। देखें, पाकिस्तान का कोई भी आप जुज़ उठाएंगे ना, मैं तो शायद इतना करप्शन का आंसर गौर से नहीं देखता, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा होता है कि प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि ये प्रॉब्लम तो कॉम्पिटेंस का है। मैंने गवर्नमेंट में बहुत अरसा काम किया है, आप डेटा ढूंढने जाएं चीज़ों का, 3 जगह से मुख्तलिफ डेटा आ जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाती है। सो आपको बड़ा गट फीलिंग पे रिलाई करना पड़ता है, और जहां आपकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी अच्छी नहीं है, या जहां पे आप देखें कि एक ऑब्वियसली ऐसे जनरलिस्ट सेटअप होते हैं तो आप कमज़ोरी हो जाती है, आप ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। सो
असल तो इन दी एंड ये बात तो हम सब जानते हैं ना, लोग उसको गवर्नेंस कहते हैं, मैं उसको कुछ और कहता हूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस जब तक नहीं बढ़ाएंगे, तो चाहे वो बिजली का सेक्टर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, अब इन 3 सेक्टर्स में ही अगर 3 साल में रीवैम्पिंग कर ली जाए तो पाकिस्तान में बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की फील आ जाएगी। बिकॉज फूड प्राइसेस 40% पे बढ़ रही थी, वीट ज्यादा आई है मुल्क में, एकदम आपने वीट की कीमत भी गिरते देखी है और एक फरावानी भी देखी है। बट ये सब काम तो आपने करने हैं, अगर कर लेंगे तो फॉरेनर भी क्यों आके इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में? मैं चाहूंगी इतनी कि बड़ी मार्केट है। ये जो वीट इस वक्त इस हवाले से इंपोर्ट करने के हवाले से भी जो इस वक्त जेर बहस है गुफ्तगू, क्योंकि आमना हम फोकस कर रहे हैं सऊदी अरब पर और हम फोकस कर रहे हैं सरमायाकारी पे, तो जो हम लोगों से गलतियां हो गई तो आज मतलब है इस सेशन में हम उसको दरगुजर करते हैं और फोकस इस बात पे करते हैं, क्योंकि शाम साहब इस्लामाबाद में हैं और लोगों से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं, राब्ते में हैं। शाम साहब, जो चैलेंजेस हैं हमारे पास, जो आमना ने तस्करा भी किया था कि जी ठीक है कि SIFC यकीन दहानी करा रहा है, उसका एक बड़ा रेलिवेंट वो है, किरदार है उसका, लेकिन बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जी हमारे यहाँ जो असल मसला होता है कि जी पॉलिसीज़ में तसलसल, सियासी अदम इस्तेकाम, ठीक है ना, फिर रेड टेपिज्म, इससे निकलना कितना ज़रूरी है और उसमें SIFC का क्या किरदार होगा, और मज़ीद क्या ये जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, चाहे सऊदी आएँ, चाहे UAE के आएँ, किसी और मुल्क के, वो किन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको किस तरह की यकीन दहानियाँ चाहिए कि वो पाकिस्तान में आज़ादाना तौर पे खुलकर फोकस तरीके से सरमायाकारी कर सके। जी इरशाद साहब। देखिए आमिर, ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, ये जो बिज़नेस टू बिज़नेस जो इनकी B2B जो हमने देखा है कोऑपरेशन है, वो तो प्राइवेट सेक्टर के साथ है, वो तो उसके लिए तो चीज़ें तय कर ली गई हैं और उसके लिए इनिशियली कहा जाता है कि जो उनको 2-3 डेलीगेशन सऊदी अरब के होके गए हैं, यही जो बात आप कर रहे हैं, रेड टेपिज्म, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जनाब वन विंडो ऑपरेशन, वो देख के चले गए, उनको इंश्योर कर दिया गया कि जी ये। और फिर आपने देखा पिछले चंद दिनों में तो बड़े फैसले भी किए गए FBR के लोगों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में, तो ये कहा जा रहा है कि दे मीन बिजनेस और उनको यकीन आ रहा है कि SIFC जो है ना अपना बड़ा भरपूर एक रोल प्ले करेगा इस हवाले से। अब ये जो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है खाकान साहब ने, देखें ये जो लो हैंगिंग फ्रूट की बात है ना, मुझे अगर पूछें आमिर साहब आमना, तो ज़ाती तौर पे मुझे सारे विजिट में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही हैं जो फौरी तौर पे हो सकती है। एक फूड सिक्योरिटी है, एक डिफेंस सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी में मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि जो इनिशियली तय किया गया इनके साथ, बल्कि काम शुरू हो गया है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है सऊदी अरब के, उनके यहाँ देखें इतना बड़ा सीरियस मसला है कि 90% ज़्यादा ज़मीन जो है ना उनकी बंजर है, कुछ नहीं होता, वो 80% उनको बाहर से अपना फ्रूट वेजिटेबल लाना पड़ता है। इसके लिए जब बात की उन्होंने तो ये इस पर काम शुरू हो गया, 500 से 1000 एकड़ वो कहा जा रहा है हर महीने पाकिस्तान में जगह डेवलप की जाएगी और वो सऊदी अरब की नीड्स पूरी करेगी, जिसके लिए बिलियन ऑफ डॉलर उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में उनको जो एक मसला लग रहा है कि जी पैसा भी खर्च हो रहा है, चीज़ें भी वक्त नहीं पहुँचती, और फिर वो पाकिस्तान पर भरोसा भी कर रहे हैं, और भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि बड़े अरसे के बाद उनको यकीन आ गया कि जी चीज़ें यहाँ पे भी अब उस तरह नहीं होंगी जो पहले होती रही हैं। अब वो कहते हैं एड का ज़माना चला गया, काम करेंगे, जो लोग आ रहे हैं बिज़नेस करेंगे, वो भी प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो SIFC ने बड़े बेहतरीन तरीके से इंश्योर कर लिया है। अब टेस्ट केस जो अभी आगे है ना, जो बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा है वो ये कि अभी भी हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में आमिर साहब लोग बैठे हैं और ज़्यादा खान साहब बताएंगे, वो तो इतनी जड़ें मजबूत है उनकी कि दो को कोई काम करने नहीं देते। अभी FBR के जो 25-30 लोगों को निकाला है उन्होंने मुसीबत डाल दी है। वो कहते हैं जी ये जो आपने हमें निकालने के बाद या घर बिठा के तनख्वाह देंगे, आप करके दिखाएं कि आपने जो रेवेन्यू टारगेट जो 9 ट्रिलियन प्लस का है वो आप कैसे पूरा करेंगे, और बजट आने वाला आगे क्या करेंगे। मेरा ख्याल है इसके लिए कोई पॉलिसी डेफिनेटली अपने तौर पे सोच रहे होंगे। ये जो तय किया गया कि जी प्राइवेट सेक्टर से लोगों को हायर करना है और ग्रेड अपना कहते हैं जी 16 से और ख़ास तौर पे 21 और 22 के लोगों को लेके आना है अपना 20-20 लाख पैकेज के ऊपर इंटेग्रिटी देख के बंदे कौन है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि लोगों ने देख लिया कि 76 सालों में टर्न अराउंड नहीं हुआ, हमारे मुल्क में यही रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी कोई काम नहीं करने देती। इस दफ़ा तो ज़ाती तौर पे मुझे एक चीज़ का पता है आमिर साहब, एक मीटिंग में आर्मी चीफ ने कहा था, किसी ने कहा कि लॉ इजाज़त नहीं देता, उन्होंने कहा हेल विद दिस लॉ, मुझे करके दिखाओ ये चीज़ें।
ये क्या मजाक बनाया हुआ आपने, मुद्दत होगी जी, कानूनी इजाज़त नहीं देता, फलां चीज़ नहीं इजाज़त देती, इसकी आड़ में आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक जिसको कहना चाहिए एक सही मानों में इनिशिएटिव लिया गया और इसको सऊदी अरब ख़ास तौर पे अप्रिशिएट कर रहा है और टू बी फॉलोड बाय कतर, यूएई और बाकी ममालिक। तो मेरा ख्याल है ये विन विन सिचुएशन होगी, सारे लोग पाकिस्तान की तरफ। इवन आप देखें कि जो लोकल इन्वेस्टर है जिसने हाथ उठा दिए थे वो कोई सऊदी अरब उधर चला गया, क्या कहते हैं मलेशिया चला गया, उसके बाद श्रीलंका चला गया, वो भी कहता है जी ये प्रोजेक्ट इनके चल पड़े, हम बाहर से पैसा लेके आएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और डॉक्टर लोग कहते हैं ओवर $100 बिलियन उनके पास पड़ा हुआ है, उन्हें यकीन नहीं है कि हमारा पैसा कहीं सही जगह पे लगेगा और हम आएंगे तो हमारा पैसा खाया नहीं जाएगा, हमारी ज़मीनों पे कब्जा नहीं होगा। ये चीज़ अगर इंश्योर हो जाती है तो आज भी देख लें ये 23% हमारा जीडीपी का हमला, ये जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये जो लोकल आता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी लोकल इन्वेस्टर वाला आपने जो नुक्ता यहाँ पर उठाया है आबिर साहब, चूंकि हम क्लोजिंग की जानिब बढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगी इस नुक्ते पे ज़रा रोशनी डालें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लोकल इन्वेस्टर को एतमाद देना। और उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने बात की है कि पिछले ये 1-2 साल की अगर हम बात कर ली जाए तो जो रिपोर्ट्स आती रही हैं उसमें अच्छी खासी तादाद में यहाँ से लोग अपना बिजनेस लेके शिफ्ट कर गए हैं बाहर के ममालिक में, तो ये इसको एक स्टॉप लगेगा, ब्रेक लगेगी नहीं। देखिए एक खुशाइन बात ये है कि हमारी नज़रें सीपैक की तरफ हैं, चाइना से सरमायाकारी हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि जी मशरिक़ वस्ता से, सऊदी अरब से जो है, मुत्तहिदा अरब इमारात से जो है हमें तवक्को है, कतर से तवक्को है कि सरमायाकारी होगी। लेकिन जो असल राज की बात है कि जो हम बजाय कहते हैं ना कि दूसरों की हमें मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन हम अपनी मदद कितनी करने के लिए तैयार हैं। और अपनी मदद के लिए हमें जो काम करना है वो ये कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, पॉलिसीज़ का तसलसल हो, ताकि न सिर्फ बैरून मुल्क से सरमायाकार है बल्कि अंदरून मुल्क का जब तक सरमायाकारी नहीं करेगा तो पाकिस्तान की मईशत दोबारा पटरी पे नहीं आएगी। तो इन दोनों पहियों को साथ चलना है, इन टेंडम चलना है। ये नहीं हो सकता कि हम अपना पूरा जोर जो है वो लगा के रखें कि जी सिर्फ बैरून मुल्क से सरमायाकारी आ रही है। हमारे अपने सरमाएदार को, हमारे अपने सरमायाकार को भी लगाना होगा और यकीनन हमें इंश्योर करना होगा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो और उसके साथ साथ जनाब इस्तेहकाम के साथ साथ ये भी हो कि जी लोग जो है उनको अपने इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा हो। जी तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम डिस्कशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सऊदी अरब का हाई पावर डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, अभी देखेंगे कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, हम इस हवाले से बात भी करते रहेंगे। और जनाब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो एतमाद और एहतराम का एक रिश्ता था सऊदी अरब और पाकिस्तान का, अब ये शराकतदारी में बदलने जा रहा है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।